8.1 परिचय। अफ्रीका में 2.25 मिलियन लोगों की एक बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी रहते हैं। भारतीय मूल के अधिकांश लोग पीआईओ मॉरिशस में रहते हैं और लगभग 10 लाख पीआईओ दक्षिण अफ्रीका में रहते हैं। मध्य अफ्रीकी देशों के साथ साथ पूर्वी अफ्रीका और पश्चिमी हिंद महासागर द्वीप समूह भी बड़ी संख्या में पीआईओ की मेजबानी करते हैं। पूर्वी अफ्रीका के विपरीत अधिकांश पीआईओ को मूल रूप से औपनिवेशिक युग के दौरान गिरमिटिया बागान श्रमिकों के रूप में लाया गया था, कैरेबियाई द्वीपों में उनके प्रवास के समान। पूर्वी अफ्रीका में पीआईओ को मुख्य रूप से आंतरिक वन क्षेत्रों में रेलवे के निर्माण के लिए लाया गया था। इस क्षेत्र में स्वतंत्र यात्री भारतीयों की भी महत्वपूर्ण उपस्थिति देखी गई, जो औपनिवेशिक काल से ही वहां व्यापार कर रहे थे। कई फ्रैंकोफोन अफ्रीकी देशों में पीआईओ हैं, हालांकि वे स्थानीय आबादी का एक छोटा प्रतिशत बनाते हैं। उनकी पहचान को कैरेबियन के फ्रैंकोफोन क्षेत्रों के समान चुनौतियों का सामना करना पड़ा, खासकर उन क्षेत्रों में जहां अंग्रेजों ने फ्रांसीसी उपनिवेशवादियों से कब्जा कर लिया था, जिससे स्थानीय अफ्रीकी आबादी के साथ जुड़ाव पैदा हुआ। कुछ उदाहरणों में, जैसे कि केन्या और दक्षिण अफ्रीका में, पीआईओ ने खुद को काले और सफेद आबादी के बीच पाया, अपनी पहचान बनाए रखने और समाज में एक उचित स्थान स्थापित करने के लिए संघर्ष का सामना करना पड़ा, जो कैरेबियन में अनुभवों के समान था। नेहरू के नेतृत्व के दौरान भारत सरकार ने अफ्रीका में पीआईओ के प्रति लगातार नीतियां बनाए रखी। दक्षिण अफ्रीका एक अपवाद था जहां खुले समर्थन पर जोर दिया गया था। स्थिति को व्यापक रूप से समझने के लिए अफ्रीकी पीआईओ और भारत की प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करना आवश्यक है। अफ्रीका में पीआईओ की कुल संख्या लगभग 259 है। कुछ देशों में वे जनसंख्या के एक महत्वपूर्ण हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। रियूनियन में 2,20,000 31%, दक्षिण अफ्रीका में 1 मिलियन 2.4%, मॉरिशस में 7,15,000 68%, केन्या में 1 लाख 0.35%, सेशेल्स में 81,000 6.1%, मेडागास्कर में 28,000, तंजानिया में 90,000 0.28%, जिम्बाब्वे में 16,000 0.1%, बोत्सवाना में 9,000 0.66% और मोजाम्बिक में लगभग 20,000 0.13%। 8.2 भारतीय दक्षिण अफ्रीकी। 1920 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी द्वारा असहयोग, सविनय अवज्ञा, सत्याग्रह और शांतिपूर्ण विरोध की अपनी रणनीतियों को लागू करने से बहुत पहले उन्होंने 19वीं सदी के अंत में दक्षिण अफ्रीका में इनमें से कई तरीकों को विकसित और लागू किया था। दक्षिण अफ्रीका में उन्हें व्यक्तिगत अपमान का सामना करना पड़ा और वहां भारतीयों के खिलाफ नस्लीय भेदभाव का उनका कड़ा विरोध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में गांधी के अनुयायियों के लिए एक भावनात्मक मुद्दा बन गया। भारतीय नेताओं द्वारा दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के खिलाफ नस्लीय भेदभाव की लगातार निंदा ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के मुद्दे को भारतीय विदेश नीति के एजेंडे में ऊपर रखा। जून 1946 में एशियाई भूमि कार्यकाल अधिनियम, जिसे यहूदी बस्ती अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है, कानून बन गया। इस अधिनियम ने विशेष रूप से भारतीयों को लक्षित किया, उन्हें निर्दिष्ट क्षेत्रों तक सीमित कर दिया। 3 सितंबर 1946 को संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के दौरान भारतीय प्रतिनिधि चागला ने संयुक्त राष्ट्र उपसमिति के समक्ष भारतीय चिंताओं को प्रस्तुत किया।
उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के आम तौर पर एशियाई लोगों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार को मानवाधिकारों का उल्लंघन बताया और यहूदी बस्ती अधिनियम को भारत और अफ्रीका के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों के लिए हानिकारक बताया। भारत द्वारा समर्थित फ्रेंको मैक्सिकन प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें आग्रह किया गया कि दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ व्यवहार अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुरूप हो। दक्षिण अफ्रीका में बसे भारतीयों को भारत का विशेष समर्थन 1950 के दशक के अंत तक जारी रहा। इस समय के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रस्तावों ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीय बसने वालों के मुद्दे को लगातार मुखर और पुरजोर समर्थन दिया। दक्षिण अफ्रीका में गैर भारतीय पीड़ितों के लिए सामान्य समर्थन व्यक्त करते हुए ध्यान भारतीय निवासियों के अधिकारों की वकालत करने पर केंद्रित रहा। जब भारत ने शुरू में संयुक्त राष्ट्र में मानवाधिकार खंड के तहत दक्षिण अफ्रीकी भारतीय निवासियों के खिलाफ भेदभाव की चिंता उठाई, तो उसे जल्द ही एहसास हुआ कि वह इस मुद्दे को केवल भारतीय निवासियों तक सीमित नहीं रख सकता। गैरनस्लीय व्यवहार के सिद्धांतों के कारण भारत को दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव का सामना करने वाले सभी समूहों का समर्थन करना पड़ा। यह अफ्रीका के अन्य हिस्सों में भारतीय बसने वालों को नेहरू की सलाह के विपरीत था, जहां उन्होंने विशेष पदों की तलाश के बजाय अफ्रीकी हितों के साथ जुड़ने पर जोर दिया था। 1950 के समूह क्षेत्र अधिनियम ने रंगभेद नीति को औपचारिक रूप दिया, जिसका प्रभाव भारतीयों और काले अफ्रीकियों दोनों पर पड़ा। इन कारकों ने भारत के दृष्टिकोण में बदलाव को प्रेरित किया। भारत ने काले और भारतीय दोनों समुदायों के साथ होने वाले भेदभाव के खिलाफ वकालत शुरू की। 1952 में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संसद को संबोधित करते हुए कहा कि यह मुद्दा अब केवल दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के बारे में नहीं है, इसका नस्लीय वर्चस्व और असहिष्णुता, विशेषकर अफ्रीकियों के खिलाफ, के व्यापक निहितार्थ थे। भारत ने 12 अन्य देशों के साथ मिलकर रंगभेद नीतियों के कारण दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय संघर्ष का मुद्दा उठाया। इस प्रयास के कारण दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय स्थिति का अध्ययन करने के लिए संयुक्त राष्ट्र आयोग की स्थापना हुई। इसके बाद ध्यान भारतीयों की विशिष्ट समस्याओं से हटकर भारतीयों और काले अफ्रीकियों दोनों को प्रभावित करने वाली रंगभेद की बड़ी समस्या पर केंद्रित हो गया। भारत की नीति का उद्देश्य दक्षिण अफ्रीका में बहुमत का शासन प्राप्त करना और भारतीय निवासियों के हितों को काले अफ्रीकियों के साथ जोड़ना था। मार्च 1946 में प्रधानमंत्री के रूप में अपनी अस्थायी भूमिका के दौरान नेहरू ने व्यापार समझौते को समाप्त करने और दक्षिण अफ्रीका के साथ राजनयिक संबंधों में कटौती करने की सलाह दी। भारतीय वायसराय लॉर्ड वेवेल ने तुरंत इस निर्णय को लागू किया। भारतीय उच्चायुक्त 1946 में यहूदी बस्ती अधिनियम पारित होने के बाद से दक्षिण अफ्रीका नहीं लौटे, लेकिन भारत डरबन में एक छोटा सा कार्यालय रखता था जिसे अंततः 1954 में बंद कर दिया गया और उसके बाद भारतीय और दक्षिण अफ्रीका के बीच सभी सीधे संबंध बंद हो गए। विदेशी संबंधों में भारत की स्वतंत्रता के बावजूद यह कदम तब उठाया गया जब आंतरिक स्वतंत्रता पूरी तरह से साकार नहीं हुई थी। इस निर्णय के महत्वपूर्ण परिणाम हुए क्योंकि स्वतंत्रता के बाद आर्थिक सहायता की मांग कर रहे भारत को अपने व्यापार का 5% नुकसान हुआ। वर्तमान में दक्षिण अफ्रीका 1 मिलियन से अधिक भारतीय मूल के लोगों पीआईयू का घर है। रंगभेद के बाद के युग में उन्होंने एएनसी के साथ गठबंधन किया और लगभग 20% मंत्री सांसद उन्हें पद आवंटित किए गए। इसके बावजूद अफ्रीकी आधार वाले एएनसी के भारी बहुमत के बारे में चिंताओं के कारण पीआईओ ने 1994 के आम चुनावों में एएनसी के लिए मतदान करने से परहेज किया।
नतीजतन उन्हें वर्तमान सरकार की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। एएनसी सरकार में सांसदों मंत्रियों के रूप में उनके प्रतिनिधित्व में कमी का अनुभव हो रहा है। हिस्टोरिकल डिसएडवांटेज कम्युनिटी (HDC) वर्गीकरण अभी भी उन्हें अफ्रीकी और रंगीन आबादी के साथ समूहित करता है, फिर भी राजनीतिक और सामाजिक रूप से बहुसंख्यक समुदाय और पीआईओ के बीच अंतर बढ़ रहा है। 8.3 पूर्वी अफ्रीकी पीआईओ। पूर्वी अफ्रीकी पीआईओ की बात करें तो प्राचीन काल से ही एक बड़ी संख्या व्यापारियों के रूप में पलायन कर अफ्रीका के पूर्वी तट पर बस गई थी। किल्वा, एक महत्वपूर्ण बंदरगाह, कई भारतीय व्यापारियों की मेजबानी करता था और पूर्वी अफ्रीका में स्वाहिली भाषा में गुजराती और अन्य भारतीय भाषाओं के कई शब्द शामिल हैं। पूर्वी अफ्रीका के भीतरी इलाकों में अधिकांश पीआईओ रेलवे निर्माण श्रमिक थे, मुख्यतः पंजाब से। घने पूर्वी अफ्रीकी जंगलों में रेलवे लाइन बिछाते समय कई लोगों ने शेरों और जंगली जानवरों के कारण अपनी जान गंवा दी। भीतरी इलाकों में पीआईओ की उपस्थिति ने गुजराती व्यापारियों और खुदरा व्यापारियों को पूर्वी अफ्रीकी शहरों में प्रवेश की सुविधा प्रदान की, जिन्हें डुकावालास के नाम से जाना जाता था, जिनके पास अधिकांश कोने की दुकानें थीं। हालांकि उपनिवेशवादियों के साथ उनके जुड़ाव और दृश्यमान संपत्ति के कारण उन्हें अफ्रीकी आबादी द्वारा शोषक माना जाता था। पूर्वी अफ्रीका में पीआईओ औपनिवेशिक युग से ही एक आत्मविश्वासी समुदाय रहे हैं। 1920 से शुरू करके उन्होंने पीआईओ और भारत के बीच संबंध की वकालत करते हुए जीवनजी जैसे नेताओं के साथ अपनी राजनीतिक पहचान का दावा किया। इस दावे ने औपनिवेशिक सरकार को मूल निवासी की सर्वोपरिता की नीति घोषित करने के लिए प्रेरित किया, जिससे पीआईओ को उपनिवेशवाद से मुक्ति के दौरान कोई भी राजनीतिक शक्ति हासिल करने से रोका जा सके। इस नीति का उपयोग ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा अफ्रीकियों और पीआईओ के बीच अंतर को बढ़ाने के लिए रणनीतिक रूप से किया गया था। उपनिवेशवाद से मुक्ति की अवधि के दौरान नेहरू के नेतृत्व में भारत सरकार ने स्थिति से निपटने का प्रयास किया। आबा साहब को पीआईओ को स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाने और बिना किसी आरक्षण या विशेष मांग के काले समुदाय में नेतृत्व अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने का काम सौंपा गया था। 1967 में केन्याई सरकार ने अपनी अर्थव्यवस्था के केन्याईकरण की शुरुआत की, जिसके तहत गैर नागरिकों, ज्यादातर भारतीयों को काम और निवास परमिट प्राप्त करने की आवश्यकता हुई। वे विशिष्ट क्षेत्रों और वस्तुओं में व्यापार तक ही सीमित थे। हालांकि यह केन्या की आंतरिक नीति थी, भारत ने पीआईओ को अपने ब्रिटिश पासपोर्ट त्यागने और स्थानीय नागरिकता प्राप्त करने की सलाह दी। भारतीय राजनयिकों ने इसके समर्थन में पीआईओ को एकजुट किया, लेकिन प्रतिक्रिया सीमित थी। पीआईओ के लिए अफ्रीकियों के साथ घुलने मिलने का मतलब संभावित अंतर्विवाह था, एक ऐसी संभावना जिसे वे मानने को तैयार नहीं थे। सामाजिक असुरक्षा और अपने बच्चों के संभावित सांस्कृतिक पतन की चिंताओं के कारण पीआईओ इंग्लैंड में स्थानांतरित होने से झिझक रहे थे। भारत लौटकर गरीबी, गंदगी और बेरोजगारी का सामना करना भी कोई व्यवहार्य विकल्प नहीं था। भारतीय नीतियों ने चीन और पाकिस्तान के खिलाफ रक्षा कोष के लिए वित्तीय सहायता की अपील करते हुए उनके संबंधों को और मजबूत किया। धार्मिक नेताओं, चैरिटी फंड संग्राहकों और राजनेताओं सहित भारत के कई आगंतुकों ने पीआईओ के साथ संपर्क बनाए रखा, जिससे आपसी निर्भरता मजबूत हुई। हालांकि इस संकट के दौरान भारत ने परिचित तरीके से प्रतिक्रिया नहीं दी। भारतीय संसद ने इस मुद्दे पर व्यापक चर्चा की। श्रीमती इंदिरा गांधी ने बहस के दौरान सदस्यों को आश्वासन दिया कि सरकार स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है।
भारत सरकार ने केन्या में भारतीय निवासियों को भारत के नीति ढांचे में शामिल करने के लिए द्विपक्षीय स्तर पर आर्थिक प्रयास शुरू किए। उन्होंने भारतीय मूल के केन्याई व्यक्तियों (पीआईओ) और भारतीय पूंजी के साथ अफ्रीका भारत विकास निगम के निर्माण का प्रस्ताव रखा। लक्ष्य भारतीय समुदाय को केन्या के आर्थिक जीवन में एकीकृत करना, एक बहुजातीय समाज की नींव को मजबूत करना था। हालांकि यह पहल सफल नहीं हुई, लेकिन इसने अफ्रीका में पीआईओ के प्रति भारतीय नीति में बदलाव का संकेत दिया। एक अन्य पूर्वी अफ्रीकी देश युगांडा में भारतीय निवासियों के प्रति भारत की नीति में बदलाव आया। जनवरी 1971 में जब ईदी अमीन ने सत्ता संभाली तो उनका लक्ष्य युगांडा की पूरी अर्थव्यवस्था को अफ्रीकियों के हाथों में सौंपना था। अमीन ने युगांडा में 80,000 एशियाई लोगों पर अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और घोषणा की कि उनके लिए युगांडा में कोई जगह नहीं है। परिणामस्वरूप सभी पीआईओ जो केन्याई नागरिक थे या ब्रिटिश और भारतीय पासपोर्ट रखते थे, उन्हें 8 नवंबर 1972 से पहले 90 दिनों के भीतर छोड़ना पड़ा। अमीन ने पीआईओ के निष्कासन को मुक्ति के युद्ध के हिस्से के रूप में संदर्भित किया। जवाब में भारतीय उप विदेश मंत्री ने संसद को आश्वासन दिया कि वे युगांडा के अधिकारियों के संपर्क में हैं और युगांडा में भारतीयों के हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। इस बीच लुसाका में रहते हुए भारतीय राष्ट्रपति ने विभिन्न अफ्रीकी देशों में भारतीय मूल के लोगों के दिमाग पर प्रभाव पर चिंता व्यक्त करते हुए निष्कासन की निंदा की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नस्लवाद की खतरनाक विचारधारा स्वतंत्र अफ्रीका में भी घुसपैठ कर सकती है। भारत में जब अमीन ने देश पर तंजानिया और जाम्बिया के साथ युगांडा पर आक्रमण करने की योजना बनाने का आरोप लगाया, तो जनता ने इस आरोप को दृढ़ता से खारिज कर दिया और इसका मजाक उड़ाया। भारत ने स्पष्ट किया कि वह अमीन को निष्कासन की समय सीमा बढ़ाने के लिए मनाने के किसी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रयास का समर्थन करता है। हालांकि अफ्रीकी एशियाई एकजुटता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को देखते हुए भारत ने अधिक आक्रामक रुख अपनाने से परहेज किया, क्योंकि उसे डर था कि इसे अफ्रीकी मामलों में हस्तक्षेप के रूप में देखा जा सकता है। भारत को वर्षों बाद इसी तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा जब फिजी में बावद्रा सरकार को बर्खास्त कर दिया गया और पीआईओ विरोधी आंदोलन शुरू हो गए। युगांडा संकट ने भारत को सिखाया कि अफ्रीकी देश नेतृत्व और राजनीतिक प्रणालियों में भिन्न है। दीर्घकालिक राष्ट्रीय हितों पर विचार करने के लिए अफ्रीकी एशियाई एकजुटता के लिए भारत के समर्थन की आवश्यकता है। अफ्रीकी उपनिवेशीकरण के लिए भारत के लगातार समर्थन के बावजूद भारत के मित्र और अमीन का विरोध करने वाले किसी भी अफ्रीकी देश ने यहाँ तक कि कम संख्या में भी निष्कासित भारतीयों को समायोजित करने की पेशकश नहीं की। निष्कासन ने यह भी उजागर किया कि भारत के समर्थन के बावजूद किसी भी अफ्रीकी देश ने निष्कासित भारतीयों को स्वीकार करके भारत के प्रति सहानुभूति नहीं जताई। भारत की नीति कभी भी भारतीय मूल के लोगों पीआईओ को भारत लौटने से रोकने की नहीं थी और उनकी बचत और संपत्ति के साथ पुनर्वास के लिए विशेष प्रावधान किए गए थे। प्रस्ताव के बावजूद कुछ लोगों ने वापस लौटने का विकल्प चुना। हालांकि भारत का संयमित दृष्टिकोण अमीन को भारतीय पासपोर्ट धारकों को उनके व्यवसायों और संपत्तियों के लिए मुआवजा देने के लिए मनाने में सफल रहा। यह लाभ अन्य राष्ट्रीयताओं के पासपोर्ट रखने वाले भारतीयों को नहीं दिया गया। 8.4 फ्रैंकोफोन अफ्रीका में भारतीय मूल के व्यक्ति पीआईओ। फ्रैंकोफोन अफ्रीका में लगभग 10 लाख पीआईओ है। बहुसंख्यक मॉरिशस, रियूनियन, मेडागास्कर और सेशेल्स में रहते हैं। फ्रैंकोफोन अफ्रीका के अन्य देशों
जैसे बेनिन, कैमरून, आइवरी कोस्ट, चाड, सेनेगल, माली, जिबूती और अल्जीरिया में भी पीआईओ आबादी कम है। रियूनियन द्वीप हालांकि एक स्वतंत्र देश नहीं बल्कि एक फ्रांसीसी विभाग है, लेकिन यहाँ पीआईओ की पर्याप्त संख्या है। हालांकि मॉरिशस को छोड़कर इस क्षेत्र के अधिकांश पीआईओ ने फ्रांसीसी औपनिवेशिक युग के दौरान लागू की गई आत्मसात नीतियों के कारण अपनी सांस्कृतिक पहचान खो दी है। इस नीति का उद्देश्य विषय आबादी को भाषा, धर्म, पोशाक और शिष्टाचार सहित मुख्यधारा की फ्रांसीसी संस्कृति में पूरी तरह से एकीकृत करना है। पीआईओ अफ्रीकियों या चीनियों की मूल सांस्कृतिक पहचान नष्ट कर दी गई, जिससे मुख्य विभेदक कारक के रूप में केवल नस्लीय विशेषताएं रह गई। कुछ क्षेत्रों में एक छोटी गुजराती व्यापारी आबादी ने भारतीय संस्कृति के कुछ पहलुओं को संरक्षित करते हुए भारत के साथ संबंध बनाए रखा। हालांकि भाषा संबंधी बाधाओं और भारत सरकार और सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों के साथ सीमित बातचीत के कारण ये पीआईओ काफी हद तक भारतीय नीति समर्थन या जुड़ाव के दायरे से बाहर रहे। मेडागास्कर लगभग 25,000 पीआईओ का घर है, मुख्य रूप से गुजराती जो 1900 के आसपास व्यापारियों के रूप में आए थे। अपनी छोटी संख्या के बावजूद यह व्यापारी समुदाय, जो देश की 15 मिलियन आबादी का 0.2% से भी कम है, 50% से अधिक अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। इसके विपरीत सेशेल्स में लगभग 3,07,000 पीआईओ आबादी है। उनमें से कई दक्षिण भारत के गिरमिटिया मजदूरों के वंशज हैं, जो फ्रांसीसी संस्कृति में समाहित हो गए हैं। रियूनियन को भारतीय स्वतंत्रता के दौरान भारत में फ्रांसीसी क्षेत्रों जैसे पांडिचेरी से परिवार मिले। फ्रांसीसी भारतीय क्षेत्रों से होने के बावजूद इस समूह ने भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण प्रभाव बरकरार रखा है। यह द्वीप लगभग 2,20,000 पीआईओ का घर है, जिनमें वे लोग भी शामिल हैं जो औपनिवेशिक काल के दौरान दास, कारीगर या गिरमिटिया श्रमिक के रूप में आए थे। हाल के वर्षों में इस क्षेत्र के अधिकांश पीआईओ तमिल समुदायों के बीच हिंदू प्रथाओं का पुनरुत्थान हुआ है। मंदिर और आश्रम दिखाई देते हैं और कुछ परिवार हिंदू और कैथोलिक दोनों संस्कारों का एक साथ पालन करते हैं। क्षेत्र में विभिन्न पीआईओ संघ भारतीय कला, संगीत, चित्रकला, साहित्य और व्यंजन को बढ़ावा देते हैं, लेकिन भाषा एक महत्वपूर्ण बाधा बनी हुई है। 8.5 मॉरिशस में भारतीय। मॉरिशस एक फ्रांसीसी भाषी देश, एकमात्र ऐसा देश है जहां भारतीय मूल के लोग पीआईओ बहुसंख्यक है, जो आबादी का 68% है। स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद से मॉरिशस का नेतृत्व पीआईओ सरकारों ने किया है, जिससे इसे पीआईओ के लिए एक तरह से राजधानी का दर्जा प्राप्त हुआ है। जबकि यह एक समय फ्रांसीसी क्षेत्र था, ब्रिटिश शासन ने 19वीं शताब्दी में फ्रांसीसी रीतिरिवाजों और कानूनों को बनाए रखते हुए कैपिटुलेशन की संधि के माध्यम से इस पर कब्जा कर लिया। 1834 से शुरू होकर भारत से बड़ी संख्या में गिरमिटिया श्रमिक मॉरिशस चले गए, जहां उन्होंने गन्ने के खेतों में अफ्रीकी दास श्रम की जगह ले ली। इसके अतिरिक्त भारतीय व्यापारियों ने 19वीं शताब्दी में भारत के साथ संबंध स्थापित करते हुए संबंध स्थापित किए। वर्तमान में 1.2 मिलियन की कुल आबादी में से लगभग 7 लाख पीआईओ है। एक शताब्दी से अधिक समय तक फ्रांसीसी संस्कृति से प्रभावित होने के बावजूद मॉरिशस ने भारतीय सांस्कृतिक पहचान की एक मजबूत भावना को बरकरार रखते हुए भारतीय संस्कृति के प्रमुख पहलुओं को संरक्षित किया है। जहां युवा पीढ़ी के बीच भोजपुरी भाषा, पहनावा और खानपान जैसे प्रभाव कम हो रहे हैं,
वहीं मॉरिशस उन दुर्लभ देशों में से एक है जहां भारतीयता का गर्व के साथ जश्न मनाया जाता है। भाषा, भोजपुरी और गैर भोजपुरी, धर्म, हिंदू मुस्लिम और जाति के आधार पर विभाजन के बावजूद पीआईओ ने 1948 से राजनीतिक नियंत्रण बनाए रखा है, जब वयस्क मताधिकार लागू किया गया था। मॉरिशस भारत के लिए ऐतिहासिक महत्व रखता है। यह पहला देश है जहां जवाहरलाल नेहरू ने 1946 में अपने अंतरिम प्रधानमंत्रित्व काल के दौरान उद्घाटन उच्चायुक्त नियुक्त किया था। महात्मा गांधी ने 1902 में मॉरिशस की अपनी यात्रा के दौरान पीआईओ समुदाय के नेताओं के लिए शिक्षा और राजनीतिक भागीदारी पर जोर दिया था। मणिलाल डॉक्टर को बाद में पीआईओ को संगठित करने और राजनीतिक रूप से तैयार करने का काम सौंपा गया। मॉरिशस को स्वतंत्रता मिलने के बाद लगातार भारतीय सरकारों ने पर्याप्त वित्तीय और मानव संसाधन विकास (एचआरडी) सहायता की पेशकश करते हुए घनिष्ठ संबंध बनाए रखा। गैरलोकतांत्रिक तरीकों से पीआईओ से राजनीतिक शक्ति छीनने के पिछले प्रयासों को देखते हुए भारत ने मॉरिशस की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भी सतर्क नजर रखी। 8.6 मध्य अफ्रीका में भारतीय मूल के व्यक्ति पीआईओ। अफ्रीका के इस क्षेत्र में अपेक्षाकृत कम भारतीय है और पूर्वी अफ्रीका में पीआईओ के विपरीत उन्होंने सक्रिय रूप से इन देशों में विशेष दर्जे की मांग नहीं की। आपा बी पंत और उनके उत्तराधिकारी भारतीय उच्चायुक्त निर्मलजीत सिंह ने शुरू से ही उनसे खुद को काले अफ्रीकी राष्ट्रवादियों के साथ जुड़ने का आग्रह किया। जिम्बाब्वे में श्वेत शासक के खिलाफ संघर्ष के दौरान भारतीय निवासियों ने नस्लवादी शासन को खत्म करने के लिए अफ्रीकियों के साथ मिलकर काम किया। भारतीयों और अफ्रीकियों के बीच संबंध विश्वास पर बने थे और जबकि अंतरअफ्रीकी दंगे हुए थे, भारतीय निवासियों को शायद ही कभी निशाना बनाया गया था। हालांकि जाम्बिया एक अलग परिदृश्य प्रस्तुत करता है, जहां कोंडा प्रशासन के तहत सेना और पुलिस अक्सर भारतीय व्यापारिक समुदाय को डराती थी। मोजाम्बिक 20,000 से अधिक पीआईओ का घर है। पुर्तगाली शासकों ने गोवा से कैथोलिक पीआईओ को छोटे अधिकारियों, सैनिकों और पादरी के रूप में भर्ती किया। गोवा से हिंदुओं सहित व्यापारियों का भी पलायन हुआ। इन पीआईओ को औपनिवेशिक पुर्तगाली सरकार के तहत उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। जब भारत ने गोवा जैसे क्षेत्रों को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराया, तो मोजाम्बिक में कई पीआईओ को 6 महीने के लिए जेल में डाल दिया गया और उनके बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए। इस हाशिए पर होने के बावजूद उन्होंने भारतीय त्योहारों को भव्यता के साथ मनाते हुए अपनी अनूठी संस्कृति, पोशाक और परंपराओं को संरक्षित किया है। 8.7 अफ्रीका में भारतीय मूल के लोगों पीआईओ की पहचान संबंधी चुनौतियां, भारतीय प्रतिक्रियाएं। भारत के भीतर और वैश्विक मंच पर परिवर्तनों ने प्रभावित किया है कि भारत अफ्रीका में पीआईओ के संबंध में अपनी नीति कैसे अपनाता है। औपनिवेशिक युग में भारत ने यह सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया कि पीआईओ को अफ्रीका में यूरोपीय निवासियों के समान विशेषाधिकार प्राप्त हों। पीआईओ को भारतीय सलाह थी कि वे काले अफ्रीकियों के साथ स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लें, विशेष उपचार की मांग किए बिना एकता पर जोर दें। हालांकि उपनिवेशवाद के अंत के साथ ये अनिवार्यताएं अब लागू नहीं होती है। उपनिवेशवाद के बाद के चरण में भारत ने अनुभव से सीखा कि दोहरी वफादारी की उम्मीद करना और पीआईओ को नीति ढांचे में शामिल करना जरूरी नहीं कि उन्हें भारतीय निवेश या अन्य आर्थिक जरूरतों के लिए आकर्षित करे। इसके अलावा घरेलू अनिवार्यताओं और दबावों से बंधी अफ्रीकी सरकारें इस तरह के दृष्टिकोण की सराहना नहीं कर सकती हैं।
ज़ांज़ीबार, युगांडा और ज़ाम्बिया जैसे देशों में अपने अनुभवों के आधार पर स्वयं पीआईओ ने महसूस किया कि भारत की हस्तक्षेप करने की सीमित क्षमता के कारण उनकी सुरक्षा के लिए भारतीय समर्थन सीमित है। ऐतिहासिक और राजनीतिक रूप से पीआईओ अफ्रीकी राज्यों में एकीकृत हो गए हैं, जिससे पीआईओ मुद्दे का महत्व कम हो गया है। परिणामस्वरूप 1970 और 80 के दशक में भारत की मुखर राजनयिक और आर्थिक पहल के दौरान पीआईओ मुद्दे पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया। भारत ने संभवतः अपने पूर्वी अफ्रीकी अनुभव से सीखा है कि रंगभेद विरोधी संघर्ष में भारत के योगदान के बदले में दक्षिण अफ्रीकी भारतीय निवासियों के लिए विशेष उपचार की उम्मीद करना अवास्तविक और प्रतिकूल है। वास्तविक चुनौती तब सामने आएगी जब भारतीय निवासियों से दक्षिण अफ्रीका में आर्थिक और सामाजिक पुनर्गठन कार्यक्रमों में योगदान की उम्मीद की जाएगी। काले समूहों के दबाव और मांगे पहले से ही सामने आने लगी हैं, लेकिन पूर्वी अफ्रीकी भारतीयों के विपरीत दक्षिण अफ्रीका के भारत से लंबे समय तक अलग-थलग रहने के कारण दक्षिण अफ्रीकी भारतीय भारत के प्रति निर्भरता का रवैया नहीं रख सकते हैं। इस प्रकार भारत पीआईओ की गैरमौजूद अपेक्षाओं का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि भारतीय नीति में पीआईओ का कोई स्थान नहीं है। अफ्रीका में भारतीय मूल के लोगों पीआईओ से संबंधित मुद्दों पर भारत के दृष्टिकोण में पिछले 50 वर्षों में महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। इसकी नीतियों में कुछ निरंतरता है। 1998 में भाजपा सरकार बनने तक पीआईओ का मुद्दा भारत सरकार के लिए एक प्रमुख चिंता का विषय नहीं रहा। भारतीय निवासी, जिन्हें कभी मिनी इंडिया या भारत के राजदूत माना जाता था, अफ्रीका में सद्भावना को बढ़ावा दे रहे थे। कुछ परिस्थितियों में एक गैर मुद्दा या यहाँ तक कि एक संवेदनशील मामला बन गया। दक्षिण अफ्रीकी भारतीय समुदाय, जिसके लिए महात्मा गांधी ने लड़ाई लड़ी थी और जिसके मुद्दे पर भारत ने संयुक्त राष्ट्र में वकालत की थी, भारत के लिए एक विशेष मुद्दा बन गया। नेहरू द्वारा विदेशों में बसने वाले भारतीय लोगों पर अपनी सामान्य नीति से विचलन करने के बावजूद यह अंततः भारत दक्षिण अफ्रीकी संबंधों में टालने योग्य मुद्दा बन गया। इसके साथ ही पीआईओ की सांस्कृतिक पहचान और अनौपचारिक बातचीत जारी रही, जिसमें भारतीय आगंतुक, पवित्र व्यक्ति, धन संग्रहकर्ता और स्वयं सेवक संघ के धार्मिक कार्यकर्ता शामिल थे। संक्षेप में, अफ्रीका में पीआईओ मुद्दों पर भारत की नीति परिवर्तन और निरंतरता दोनों को दर्शाती है। निम्नलिखित अनुभागों का उद्देश्य भारतीय स्वतंत्रता के बाद के 50 वर्षों में अफ्रीका में भारतीय नीतियों और पीआईओ मुद्दों के बीच बातचीत का विश्लेषण और प्रकाश डालना है। दक्षिण अफ्रीका के नस्लीय रूप से संरचित समाज ने अपने भेदभावपूर्ण व्यवहार के साथ 19वीं सदी के अंत में महात्मा गांधी को सक्रिय राजनीति में आकर्षित किया। इसके बाद भारतीय राष्ट्रवादियों ने अपनी संबद्धताओं के बावजूद विदेशों में बसे भारतीयों की कामकाजी और रहने की स्थिति में सुधार की वकालत की। पूर्वी अफ्रीका में भारतीय बसने वालों के विरोध की आवाजें उठने लगी, जिसके परिणामस्वरूप 1914 में पूर्वी अफ्रीकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तर्ज पर बनाई गई थी। पूर्वान जीवन जी ने पूर्वी अफ्रीका में भारतीय बसने वालों की शिकायतों को व्यक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यहाँ तक कि एशियाई साम्राज्य के रूप में इसके ऐतिहासिक संबंध का हवाला देते हुए अफ्रीकी क्षेत्र टांग्यानिका को भारतीय साम्राज्य में मिलाने का प्रस्ताव भी रखा। अफ्रीका के त्रिस्तरीय समाज में, जहां गोरे शीर्ष स्तर पर और काले निचले स्तर पर थे, भारतीयों ने मध्य भाग का गठन किया। खुदरा दुकानों और व्यवसायों के माध्यम से सीधे संपर्क के कारण उनकी उपस्थिति अफ्रीकियों के लिए विशिष्ट थी।
हालांकि वाणिज्यिक क्षेत्र में उनकी मुखरता ने चिंताएं बढ़ा दी, जैसा कि एल्स्पेथ हक्सले ने कहा था, जिन्होंने देखा कि खुली प्रतिस्पर्धा अधिक आक्रामक एशियाई उपस्थिति से छोटे श्वेत उपनिवेशवादियों के विस्थापन का कारण बन सकती है। जवाहरलाल नेहरू ने भारतीयों और अफ्रीकियों के बीच परस्पर विरोधी हितों की भविष्यवाणी की थी, जबकि उनका प्राथमिक ध्यान बर्मा, मलाया और श्रीलंका में भारतीयों पर था। उन्होंने अफ्रीका सहित विदेशों में भारतीयों के प्रति भारत के दृष्टिकोण को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) के एक भाग अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के सचिव के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया शीर्षक से एक पेपर लिखा। इस दस्तावेज में उन्होंने अन्य औपनिवेशिक देशों में भारतीय बसने वालों पर कांग्रेस के रुख को रेखांकित किया, उनके द्वारा अपनाए गए देशों में उनके लिए भारत की कल्पना की गई भूमिका और भारत से वे जिस समर्थन की उम्मीद कर सकते थे, उसे परिभाषित किया। नेहरू ने अखबार में एक बुनियादी सवाल उठाया, आज विदेशों में भारतीयों की क्या स्थिति है? उन्होंने देखा कि भारतीय प्रवासी अक्सर एक शोषक के भाड़े पर के रूप में कार्य करते थे, विशेष रूप से ब्रिटिश सरकार, और इस स्थिति में बदलाव की वकालत की। उन्होंने विदेशों में भारतीयों को स्थानीय लोगों के साथ सहयोग करने, मित्रता और सेवा के माध्यम से अपना स्थान अर्जित करने की आवश्यकता पर बल दिया। नेहरू ने भारतीयों से अफ्रीकियों का समर्थन करने और अपने लिए विशेष विशेषाधिकारों का दावा करने से बचने का आग्रह किया। हालांकि यह परिप्रेक्ष्य कांग्रेस के सर्वसम्मत दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व नहीं करता था। कांग्रेस के भीतर एक और गुट, जिसमें सीएफ जैसे लोग शामिल थे, एंड्रयू, श्रीनिवास शास्त्री, एचएन कुंजरू, एमएम मालवीय और बीजी गोखले ने अफ्रीका और अन्य क्षेत्रों में भारतीयों के खिलाफ भेदभाव को संबोधित करने पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने भारतीयों के लिए श्वेत निवासियों के साथ समानता की मांग की और उनके मुद्दों को समझने और उनका समाधान करने के लिए कार्यकर्ता भर्ती केंद्रों पर भारतीय रंगरूटों के साथ सक्रिय रूप से जुड़े रहे। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी की सक्रियता भारतीय निवासियों की स्थिति में सुधार लाने पर केंद्रित थी। समय के साथ इस मुद्दे से गांधीजी के करीबी जुड़ाव के कारण दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार भारतीय राष्ट्रवादियों के लिए एक भावनात्मक चिंता का विषय बन गया। कांग्रेस के नेता नेहरू अधिक प्रगतिशील गुट का प्रतिनिधित्व करते थे, जबकि रूढ़िवादी विंग का लक्ष्य केवल भारतीय प्रवासियों की स्थिति को बढ़ाना था। नेहरू ने भारतीयों और अफ्रीकियों के बीच सहयोग की वकालत की। 1940 के दशक के अंत तक उनकी सहानुभूति मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के प्रति थी, जो भारतीय निवासियों और अफ्रीकियों के संयुक्त प्रयासों का समर्थन करने के उनके सामान्य रुख से भटक गई थी, जहां अफ्रीकी हित को प्राथमिकता दी गई थी। दक्षिण अफ्रीका में भारतीय बसने वालों के लिए नेहरू का विशिष्ट समर्थन 1939 में दक्षिण अफ्रीका की कांग्रेस को लिखे उनके संदेश में स्पष्ट था। इसमें उन्होंने अपने विदेशी नागरिकों की सहायता करने में भारत की वर्तमान सीमाओं को व्यक्त किया, लेकिन भविष्य में सुरक्षा और न्याय का वादा किया। इस बात पर जोर दिया कि उनका अपमान भारत के लिए अपमान और दोह का स्रोत था। इसके बावजूद नेहरू का दृष्टिकोण विकसित हुआ और 1950 के दशक की शुरुआत तक पूर्वी अफ्रीकी भारतीयों के संबंध में उनकी नीति प्रचलित रुख बन गई, जिसने दक्षिण अफ्रीका और अन्य देशों को प्रभावित किया। नेहरू के दृष्टिकोण में द्वंद्व और कांग्रेस की दो शाखाओं, रूढ़िवादी और वामपंथी, का अस्तित्व अफ्रीका में भारतीय निवासियों के लिए भारतीय समर्थन में बदलाव और स्थिरता को स्पष्ट करने में मदद करता है। 1929 में
कांग्रेस ने दक्षिण और पूर्वी अफ्रीका में स्थानीय कांग्रेस संगठनों के साथ संपर्क शुरू करते हुए एक विदेशी विभाग की स्थापना की। नेहरू ने 2 सितंबर 1946 को विदेशी संबंधों की जिम्मेदारी संभाली, जब उन्होंने एक अंतरिम राष्ट्रवादी सरकार का नेतृत्व किया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भारतीय भेदभाव के मुद्दे को राष्ट्रमंडल से परे संयुक्त राष्ट्र तक उठाया। स्वतंत्रता के बाद नेहरू ने अफ्रीका और स्वतंत्र भारत के अन्य क्षेत्रों में भारतीयों की स्थिति पर अपना दृष्टिकोण साझा किया। 8 मार्च 1948 को संविधान सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने सवाल किया, क्या विदेश में रहने वाले भारतीय भारत के नागरिक हैं या नहीं? उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यदि वे नहीं थे तो उनमें भारत की रुचि राजनीतिक के बजाय सांस्कृतिक और मानवीय थी। नेहरू ने भारतीय अप्रवासियों को सलाह दी कि वे या तो मेजबान देश का मताधिकार प्राप्त करें या बिना मतदान अधिकार के भारतीयों के रूप में व्यवहार करें, विदेशियों को दिया जाने वाला सबसे अनुकूल व्यवहार प्राप्त करें। उन्होंने अमित्र व्यक्तियों से देश की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के बजाय भारत लौटने का आग्रह किया। 1950 में नेहरू ने स्पष्ट रूप से कहा कि अफ्रीका के विभिन्न हिस्सों पूर्व, पश्चिम, दक्षिण में भारतीयों की एक बड़ी संख्या थी जो मुख्य रूप से व्यापार में शामिल थे। उन्होंने उन्हें और अफ्रीका में हमारे एजेंटों को विशिष्ट निर्देश दिए और इस बात पर जोर दिया कि उन्हें स्थानीय आबादी के हितों को प्राथमिकता देनी चाहिए। निर्देश ऐसे किसी भी निहित स्वार्थ से बचने के लिए था जो उन देशों के लोगों को नुकसान पहुंचा सकता हो। नेहरू ने इस परिप्रेक्ष्य को कई बार दोहराया, यह कहते हुए कि यदि विदेशों में भारतीय किसी अन्य देश की राष्ट्रीयता अपना लेते हैं तो भारत को उनके लिए कोई राजनीतिक चिंता नहीं होगी। उन्होंने भावनात्मक लगाव को स्वीकार किया, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से भारतीय राष्ट्रीयता के नुकसान पर जोर दिया। 1953 में नेहरू ने अफ्रीका और वहां के भारतीयों के संबंध में सरकार की नीति को दोहराया, इस बात पर जोर दिया कि भारत अफ्रीकियों के हितों के विपरीत कार्यों को प्रोत्साहित या समर्थन नहीं करता है। वह इस बात पर अड़े थे कि भारतीय मूल के लोगों PIO के लिए भारत सरकार का कोई भी खुला कदम हानिकारक हो सकता है। हालांकि उन्होंने लोगों से लोगों के बीच संपर्क और गैर सरकारी संगठनों के प्रति खुलापन व्यक्त किया। नेहरू ने अपने गोद लिए गए देश और अपने मूल देश दोनों के प्रति उनकी निष्ठा का हवाला देते हुए विदेशों में भारतीयों की दोहरी वफादारी को स्वीकार किया। भारत चीन युद्ध के दौरान भारत ने अपने रक्षा प्रयासों को बढ़ाने के लिए पूर्वी अफ्रीका में एशियाई लोगों के योगदान का स्वागत किया। नेहरू ने समझाया कि विदेशों में भारतीयों ने दोहरी वफादारी प्रदर्शित की, एक अपने गोद लिए हुए देश के प्रति और दूसरी अपने मूल देश के प्रति। ऐसे उदाहरणों में जहां एशियाई लोगों को भारतीय वस्तुओं के स्थान पर चीन निर्मित वस्तुओं को बेचते और प्रचारित करते हुए पाया गया, भारत ने इसे विश्वासघात का कार्य माना। नेहरू ने वफादारी के महत्व पर जोर दिया, यहाँ तक कि उन्होंने PIO के लिए खुले सरकारी हस्तक्षेप के खिलाफ रुख बनाए रखा, इसके बजाय लोगों से लोगों के कनेक्शन और गैर सरकारी जुड़ाव का समर्थन किया। नेहरू ने अफ्रीकियों के महत्व की वकालत की जब तक कि उनके हित भारतीय बाशिंदों के हितों से टकराते नहीं थे। एशियाई संबंध सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीकी भारतीय नेता YM दादू और GM नाइकर को आमंत्रित किया गया था, लेकिन दक्षिण अफ्रीका से किसी भी अश्वेत प्रतिभागी को शामिल नहीं किया गया था। नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल के दौरान जब संयुक्त राष्ट्र में दक्षिण अफ्रीका में नस्लवाद का मुद्दा उठाया गया, तो भारत ने शुरू में केवल भारतीयों के खिलाफ भेदभाव पर ध्यान केंद्रित किया, बाद में इसमें काले अफ्रीकियों को भी शामिल किया गया। इस बदलाव से अफ्रीकियों में चिंता पैदा हो गई। 1960 से 66 तक
भारत और विदेशों में बसने वाले भारतीय लोगों के बीच अंतर बढ़ गया क्योंकि भारत उन्हें अफ्रीका के साथ राजनयिक संबंधों में संपत्ति की तुलना में बाधा के रूप में अधिक मानता था। चीनी हमले के बाद की तात्कालिकता ने भारतीय मूल के लोगों पीआईओ के खिलाफ भेदभाव को कम कर दिया है। जब नेहरू ने विदेशों में भारतीयों पर भारत के रुख को परिभाषित किया, तो अधिकांश अफ्रीकी देश औपनिवेशिक शासन के अधीन थे, जिनमें भारतीय मुख्य रूप से ब्रिटिश उपनिवेशों में थे। स्वतंत्रता पूर्व भारतीय चिंताओं का उद्देश्य प्रवासी भारतीयों के कल्याण के लिए ब्रिटिश शासकों को जिम्मेदार ठहराना था। स्वतंत्रता के बाद भारत भारतीय निवासियों के लिए तुरंत न्याय पर जोर नहीं दे सका। केन्या और दक्षिण अफ्रीका में बसे श्वेत निवासियों ने भारतीय स्वतंत्रता को ब्रिटिश शासन के लिए खतरे के रूप में देखा और नेहरू को हिंदू कम्युनिस्ट करार दिया। उनके प्रचार ने अफ्रीका में बसने वाले भारतीय लोगों को केवल आर्थिक शोषण में रुचि रखने वाले के रूप में चित्रित किया। इस चित्रण ने भारतीय नेताओं को विदेशों में भारतीयों के मुद्दे के प्रति संवेदनशील बना दिया। नेहरू का ध्यान अफ्रीकी एशियाई देशों को शीत युद्ध की प्रतिद्वंद्विता से दूर रखते हुए एकजुट करने पर था। इस लामबंदी के लिए अफ्रीका में पीआईओ मुद्दे पर जोर नहीं दिया गया। नेहरू ने पूर्वी अफ्रीका में भारतीयों को न केवल विचारधारा के कारण अफ्रीकी लोगों का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित किया। केन्या में यूरोपीय लोगों की तुलना में अधिक भारतीय निवासी थे और केन्याई यूरोपीय देश को अपने पास रखना चाहते थे। अफ्रीका में गोरों ने भारतीयों के खिलाफ अभियान चलाया, जिसके कारण 1944 से 1949 तक केन्या, युगांडा और दक्षिण अफ्रीका में दंगे हुए। अफ्रीकी संघर्ष को कमजोर होने से रोकने और पूर्वी अफ्रीका में दक्षिण अफ्रीकी मॉडल के विस्तार से बचने के लिए यह भारतीय निवासियों के लिए महत्वपूर्ण था। श्वेत बाशिंदों के खिलाफ अश्वेतों के साथ एकजुट होना, भले ही इसका मतलब अल्पकालिक लाभ का त्याग करना हो। अफ्रीका में ब्रिटिश बसने वाले स्वतंत्र भारत और भारतीय बसने वालों के बीच संबंधों से डरते थे, जैसा कि पूर्वी अफ्रीका में भारतीय उच्चायुक्त के रूप में एपीए पंत की नियुक्ति में देखा गया था। केन्या के सर फिलिप मिशेल के एक केबल से पता चला कि पंत परेशानी पैदा कर रहे हैं। इसके बावजूद नेहरू ने पंत को निर्देश दिया कि वे पूर्वी अफ्रीकी भारतीयों को विशेषाधिकार प्राप्त किए बिना अफ्रीकी हितों का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करें। पंत की नियुक्ति ब्रिटिश सरकार और पूर्वी अफ्रीकी औपनिवेशिक सरकारों के लिए अप्रिय थी, जिससे संकेत मिलता है कि उनके बयानों पर शुरू से ही कड़ी नजर रखी जाएगी। नेहरू ने 9 अगस्त 1948 को संविधान सभा में यह कहकर भय को कम करने का लक्ष्य रखा कि भारतीय आयुक्त गैरस्थायी भारतीय निवासियों के लिए कांसुलर मामलों को नहीं संभालेंगे या उनका प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे। केन्या में माओ माओ विद्रोह 1952 से 53 के दौरान कुछ भारतीय बाशिंदों ने ब्रिटिशों का समर्थन किया, जिसके कारण उन पर विद्रोहियों का साथ देने का आरोप लगा। केन्या में कुछ यूरोपीय लोगों का मानना था कि नई दिल्ली ने अफ्रीका में आधिकारिक और अनौपचारिक प्रतिनिधियों के माध्यम से माओ माओ विद्रोह का समर्थन किया और उसे बढ़ावा दिया। आपा बी पंत को कथित तौर पर माओ माओ समस्या को भड़काने के लिए ब्रिटिश संसद में आरोपों का सामना करना पड़ा और भारत ने दक्षिण अफ्रीका में अपने रुख के विपरीत दबाव में पंत को वापस बुला लिया। 1950 के दशक के उत्तरार्ध में पूर्वी अफ्रीकी भारतीयों को भारत-अफ्रीकी संबंधों में बाधा के रूप में देखा जाता था। 1962 के भारत-चीन युद्ध के बाद अफ्रीका में भारत के अलग-थलग पड़ जाने के बाद आधिकारिक प्रतिनिधि के रूप में श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1964 में अफ्रीकी देशों का दौरा किया।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अफ्रीका में भारतीयों को स्थानीय लोगों के साथ पूरी तरह से जुड़ना चाहिए और उनके समाज में योगदान देना चाहिए। अपनी आधिकारिक व्यस्तताओं के बावजूद उन्होंने अपने दौरे के दौरान भारतीय निवासियों, नेताओं और समुदाय के सदस्यों से मिलने का प्रयास किया। भारतीय निवासियों को भारत के राजदूत के रूप में संदर्भित करना नेहरू की नीति से विचलन का संकेत देता है, जिससे वे भारत के लिए सद्भावना बनाने में सहायक बन जाते हैं। प्रधानमंत्री के रूप में श्रीमती गांधी के कार्यकाल में अफ्रीका में भारतीयों को भारत की नीति का अभिन्न अंग मानने में बदलाव देखा गया। 1960 के दशक के उत्तरार्ध तक यह एहसास बढ़ रहा था कि अफ्रीका में भारतीयों को उनके पासपोर्ट की परवाह किए बिना भारत की अफ्रीका नीति से बाहर नहीं रखा जाना चाहिए। इस संरेखण से भारत की आर्थिक कूटनीति को भी लाभ हुआ, क्योंकि पूर्वी अफ्रीका में बसने वाले भारतीय लोगों के पास अफ्रीकी देशों में भारतीय आर्थिक पहल का समर्थन करने के लिए आवश्यक पूंजी और इच्छा थी। 1990 के दशक की शुरुआत से भारत सरकार ने विदेशों में रहने वाले भारतीयों में रुचि बढ़ाई है। यह रुचि खाड़ी क्षेत्र और उत्तरी अफ्रीका में अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) से महत्वपूर्ण प्रेषण को पहचानने के साथ शुरू हुई, जिसने भारत के विदेशी भंडार में सार्थक योगदान दिया। 1990 के दशक की शुरुआत में जैसे ही उदारीकरण शुरू हुआ, भारत सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए एनआरआई और विदेशों में बसने वाले भारतीय लोगों को शामिल करने की कोशिश की। उन्होंने निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए बैठकें आयोजित की और प्रोत्साहन की पेशकश की। भारतीय मूल के व्यक्ति (पीआईओ) भी भारत के वैश्वीकरण प्रयासों में एक प्रासंगिक विदेशी समूह थे। हालांकि ऐतिहासिक कारणों से कांग्रेस सरकार अपने नीतिगत ढांचे में पीआईओ को शामिल करने में सतर्क और धीमी थी। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने सत्ता में रहते हुए पीआईओ के प्रति भारत की नीति में तेजी से बदलाव किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के समर्थन से भाजपा ने भारत की विदेश नीति के उद्देश्यों के साथ पीआईओ के सक्रिय सहयोग का लक्ष्य रखा। भाजपा ने नई दिल्ली में भारतीय मूल के सांसदों के पहले सम्मेलन की सुविधा प्रदान की और पीआईओ कार्ड पेश किया, जो अन्य विदेशी नागरिकों की तुलना में पर्याप्त लाभ प्रदान करता है। 1990 के दशक के मध्य तक दक्षिण अफ्रीका को छोड़कर पीआईओ के पास अपने गोद लिए गए देशों के प्रति अपनी वफादारी प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त समय था। वे अलगाव से एक आश्वस्त पहचान समूह बनने में परिवर्तित हो गए। उनके द्वारा अपनाए गए देशों के प्रति वफादारी उनके मूल देशों के साथ अनुकूल वाणिज्यिक सौदों की उनकी इच्छा के विपरीत नहीं थी। यह प्रवृत्ति भारतीय प्रवासियों के लिए अनोखी नहीं थी। कई देशों ने आर्थिक और राजनयिक समर्थन के लिए विविध प्रवासी समुदायों की उपस्थिति का लाभ उठाया। 1990 के दशक तक प्रवासी, चाहे वे काले, यहूदी, यूरोपीय, चीनी या भारतीय हो, उन्हें विभाजनकारी या सांप्रदायिक ताकतों के रूप में नहीं देखा जाता था, जिन्हें नियंत्रण की आवश्यकता थी। इसके बजाय वे धर्मनिरपेक्ष और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत पहचान वाली ताकतों के रूप में उभरे। इस परिवर्तित परिदृश्य में 1990 के दशक में भारत की सक्रिय रुचि में साम्राज्यवादी या नस्लवादी उद्देश्यों का अभाव था, जो नेहरू काल के दौरान धारणाओं के विपरीत था। 8.8 निष्कर्ष। अफ्रीका में भारतीय प्रवासी वैश्विक भारतीय समुदाय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिनकी कुल संख्या 2 मिलियन से अधिक है। वे मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका, मध्य अफ्रीका, पश्चिमी हिंद महासागर द्वीप समूह और मॉरिशस में रहते हैं। पूर्वी अफ्रीका में भारतीय मूल के लोगों को छोड़कर उनमें से अधिकांश मूल रूप से ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान गिरमिटिया बागान श्रमिक थे।
इन क्षेत्रों में प्रवासी भारतीयों के अनुभव अलग अलग हैं, लेकिन उनकी यात्रा में एक समान प्रवृत्ति है। प्रारंभ में उन्हें मेजबान देशों में अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा स्थापित करने और अपनी पहचान बनाए रखने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा। समय के साथ और विभिन्न कारकों से प्रभावित होकर पिछले 50 वर्षों में पर्याप्त परिवर्तन हुए हैं, जो भारतीय प्रवासियों के जीवन में एक उल्लेखनीय परिवर्तन का प्रतीक है।